हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम अपनी डायमंड टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 लेके आए हैं और उसमें क्वेश्चन होंगे मोलिकुलर बायोलॉजी के, जो कि कुछ इसमें नए क्वेश्चंस होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे हम लगभग जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं और उनसे ही हम नया कुछ कंसेप्ट लेके आने वाले हैं। और कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है वो भी ज्यादा है पहले वाले जो वीडियो है उनकी तुलना में। प्लस यहाँ पे मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, यानी कि कुछ टॉपिक बताऊंगा जिनसे रिलेटेड पहले आ चुके क्वेश्चन और उनसे ही संबंधित क्वेश्चन अब भी आगे आ सकते हैं। तो नए कंसेप्ट भी होंगे इसमें। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट तो जैसे क्या करेंगे कि वीडियो की लेंथ बड़ी है तो वो देखेंगे नहीं। तो जो जेन्युइन कर रहा है, जो तैयारी कर रहा है, जिसको गेट भी अच्छे से क्रैक करना है, तो वो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखे। ठीक है, तो चलते हैं। आज हमारा है डायमंड टेस्ट सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी के और यहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट भी डील करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल फास्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन यूजुअली मॉडिफाई। अब ये क्वेश्चन है कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उनमें अगर फास्फोराइलेशन हो जाए तो क्या मॉडिफाई हो जाएगा। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में अगर फास्फोराइलेशन हो रहा है तो वो कौन से अमीनो एसिड पे क्या होगा, फास्फोराइलेशन हो जाए, यानी कि कौन सा अमीनो एसिड मॉडिफाई होगा। ठीक है, तो अगर फास्फोराइलेशन की बात करें तो उसके साथ में ही मैं यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट करवा देता हूँ। जैसे कि होता है फास्फोराइलेशन के साथ में एसिटाइलेशन पूछ ले आगे, और उसके साथ में मिथाइलेशन पूछ ले, हाइड्रोक्सिलेशन पूछ ले। कुछ भी ऐसे 4-5 टर्म्स होते हैं, उनको मैं सारों को एक साथ में लिखा देता हूँ। फिर अपन इसका आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप करो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यहाँ लिख लो। ये मैं यहीं पे करवा देता हूँ। ये एक नया लिख लो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। सॉरी, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशनल करो इसको। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यानी कि ट्रांसलेशन के बाद में, अपना ट्रांसलेशन में क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। तो उसके बाद में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, देखिए। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये ट्रांसलेशन की आप देख रहे हैं ना। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में। अगर एसिटाइलेशन हो जाए, क्या हो जाए, एसिटाइलेशन हो जाए। एसिटाइलेशन हो जाएगा तो वो कौन से अमीनो एसिड पे होगा, यानी कि एसिटाइलेशन में कौन सा अमीनो एसिड मॉडिफाई होगा। तो एसिटाइलेशन हो रहा है, अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एसिटाइलेशन हो रहा है तो यहाँ पे लाइसिन, कौन सा, लाइसिन अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। लाइसिन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब ऐसे ही दूसरा आ जाएगा, अगर यहाँ पे मिथाइलेशन हो रहा है, मिथाइलेशन हो रहा है तो यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा लाइसिन, आर्जिनिन, जिसका शॉर्ट है आर, और के होता है लाइसिन का। के होगा लाइसिन का, आर हो जाएगा इसका। ओके, और फिर थर्ड हो सकता है यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में थर्ड हो सकता है फास्फोराइलेशन, जैसे कि अपने क्वेश्चन में पूछा है फोस्फोराइलेशन।
ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर फास्फोराइलेशन हो रहा है तो मॉडिफिकेशन होगा सीरीन पे, थ्रियोनीन पे, टायरोसिन पे, एस्पारजीन पे, हिस्टिडीन पे, ये देखो HIS, हिस्टिडीन पे और लाइसिन पे। अब इसके साथ में ये तो तीन हो गए, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और फास्फोराइलेशन। इसके साथ में हो सकता है फोर्थ भी लिख लो यहाँ पे, फोर्थ में थोड़ा जगह यहाँ पे बना लेता हूँ। फोर्थ हो जाएगा हाइड्रोक्सीलेशन, हाइड्रोक्सीलेशन। अगर हाइड्रोक्सीलेशन हो रहा है तो यहाँ पे प्रोलीन और लाइसिन मॉडिफाई हो जाएगा। फिफ्थ आता है, अगर कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, अपना क्वेश्चन था कि पोस्ट ट्रांसलेशनल फास्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन यूजुअली मॉडिफाई, यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो रहा है किसमें, फास्फोराइलेशन। अगर फास्फोराइलेशन हो रहा है उसमें क्या क्या जो है, कौन से अमीनो एसिड मॉडिफाई हो जाएंगे। तो जैसे अपन ने फास्फोराइलेशन में देखिए, थर्ड पॉइंट में लिखवाया सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पारजिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। तो मैच कर लीजिए। फर्स्ट में है सेरीन और फिनाइलएलानिन, ये तो गलत हो गया। थ्रियोनिन, वैलिन, वैलिन नहीं आता है। थर्ड ऑप्शन में सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ओके। फोर्थ थ्रियोनिन एलानिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन अपना हो जाएगा सही। अब देखिए, इस कंसेप्ट के साथ में आपको नए कंसेप्ट देखने को मिले, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में फास्फोराइलेशन पूछा, आगे आपको पूछ सकता है ये जो पांच बाकी के हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक क्लीवेज एट फेलाइन एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड इज कैटालाइज्ड बाय। अब देखिए, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है कि कोई स्पेसिफिक क्लीवेज हो रहा है, कहाँ, कौन से अमीनो एसिड पे, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन पे। तो यहाँ पे किसके द्वारा कैटालाइज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शन है। उससे पहले चलने से पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि स्पेसिफिक क्लीवेज के यहाँ पे पॉइंट्स बता देता हूँ कि अगर कोई अपने पास में चेन दे रखी है अमीनो एसिड की, और उसमें क्या हो रहा है, स्पेसिफिक क्लीवेज हो रहा है, तो कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं। तो देख लीजिए, अगर ट्रिप्सिन काम में आ रहा है, ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आ रहा है तो वो क्लीवेज कहाँ पे करेगा, आर और के, आर्जिनिन और लाइसिन के कौन से टर्मिनल पे, सी टर्मिनल पे। ठीक है। अगर ट्रिप्सिन काम में आ रहा है तो वो कहाँ कट करेगा, आर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनल पे। ठीक है। अब से दूसरा कोई दूसरा एंजाइम है, जैसे मान लीजिए काइमोट्रिप्सिन काम में आ रहा है, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन अगर काम में ले रहे हैं तो ये कौन से, कहाँ पे अमीनो एसिड को कैटलाइज करेगा, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, वाई को टायरोसिन बोलते हैं, और ट्रिप्टोफेन के सी टर्मिनल पे। ये क्या करेगा, सी टर्मिनल पे इनको कट करेगा। अब अपने क्वेश्चन में क्या था, स्पेसिफिक क्लीवेज ऑफ फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड इज कैटालाइज्ड बाय। अब देखिए, ये तीनों यहाँ आ गए ना, तो ये कैटालाइज होंगे किसके द्वारा, काइमोट्रिप्सिन। ओके। ऐसा ही मैं थर्ड बता देता हूँ। अब जैसे आपको पूछ ले कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो कहाँ पे कैटालाइज करेगा, पेप्सिन कैटालाइज करेगा फेनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन
फेनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और लाइसिन, सॉरी ल्यूसिन। ठीक है इनके कहाँ पे, एन टर्मिनल पे, एन टर्मिनल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिन अगर कैटालाइज कर रहा है, पेप्सिन किसी अमीनो एसिड को क्लीवेज कर रहा है, तो वो कोई पेप्टाइड चेन को क्लीवेज कर रहा है तो वो कहाँ से काटेगा, इन चार अमीनो एसिड के एन टर्मिनल से काटेगा। अब ऐसे ही फोर्थ है, आ गया फोर्थ में, लेते हैं मैं साइनोजन ब्रोमाइड। साइनोजन ब्रोमाइड ये क्लीवेज करेगा मिथाइलिन के सी टर्मिनल पे। ठीक है, ये कहाँ क्लीवेज करेगा, मिथाइलिन के सी टर्मिनल पे। ठीक है, ये तो थे मैन मैन, मैंने बता दिया मैन मैन कैटालाइज एंजाइम है, मैन मैन एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक पोजीशन पे अब एक पेप्टाइड चेन पे कट करें। ठीक है, अपना क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया होगा। तो फिर फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन पूछा था तो फर्स्ट ऑप्शन में है काइप्रोट्रिप्सिन, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, इसका ट्रिक आपको बना लेना है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, तो अपन ने आंसर दिया काइमोट्रिप्सिन। हो सकता है आपको आगे पूछ सकता है आर्जिनिन और लाइसिन, तो फिर आपको उसके हिसाब से ट्रिप्सिन आंसर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो जितने भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है डी एलानिन एंड एल एनानिन आर टेक्निकली नोन एज। अब देखिए डी एलानिन और एल एनानिन को क्या बोलते हैं आपस में, ये क्या है, एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, देखा जाए तो ये एक तो डी फॉर्म होता है जिसमें NH2 राइट साइड में रहेगा, उसको बोलेंगे डी, अदरवाइज एल। तो ये एल और डी एलानिन और एल एनानिन आपस में क्या है, एनेंशियोमर है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन व्हेन। अब पूछ रहा है कि जब ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन चल रहा होता है तो वो कंप्लीट यानी कि टर्मिनेट कब होता है। टर्मिनेट कब होता है, जब रिलीज फैक्टर जुड़ जाता है कहाँ पे, स्टॉप कोडॉन पे, तो क्या हो जाता है अपना ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो देखते हैं। फर्स्ट है रिलीज फैक्टर बाइंड विद द स्टॉप कोडॉन। रिलीज फैक्टर बाइंड विद द स्टॉप कोडॉन, ये तो बात सही है, लेकिन देखो ब्रैकेट में दिखा है एयूजी, एयूजी क्या स्टॉप कोडॉन है क्या, नहीं है, तो ये आंसर क्या, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। रिलीज कोडॉन, रिलीज फैक्टर बाइंड विद ए यूजीए लाइक कोडॉन। हाँ यूजीए क्या है, एक स्टॉप कोडॉन है, क्या है, स्टॉप कोडॉन है। तो रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन पे बाइंड कर रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, तो थर्ड ऑप्शन को भी सीखो। कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग यूटीआर, नहीं, ट्रांसलेशन यूटीआर का नहीं होता है, बी और सी, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ध्यान रखिएगा यूटीआर का ट्रांसलेशन नहीं होता है। और यूटीआर कहाँ पाए जाते हैं, 5 डैश के पहले और 3 डैश के एंड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है E. coli do not have lactose around them utilized for energy source they would। अब देखिए लैकोपेरोन में अगर E. coli के पास में लैक्टोज नहीं है, एनर्जी सोर्स क्या होता है वहां पे, लैक्टोज होता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, तो वो नहीं है, तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लिक्टोसाइडेज। लॉन्गर क्या होगा ही नहीं, अगर है ही नहीं तो ये तो सिंथेसाइज ही नहीं होगा ना, लॉन्गर की तो बात अलग है, तो ये तो गलत। सिंथेसाइज एंजाइम बीटा ग्लिक्टोसाइडेज, ये तो सिंथेसाइज होगा ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। डाई ड्यू टू लैक ऑफ कार्बन सोर्स, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रेगुलेटरी जीन ऑफ लैक ऑपेरन। अब देखिए लैक ऑपेरन में रेगुलेटरी जीन होता है रिप्रेसर, क्या होता है, रिप्रेसर, और रिप्रेसर को रिप्रेजेंट करते हैं आई जीन से, किससे करते हैं, आई से।
देखिए ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड ऑप्शन का आई जीन हो गया राइट आंसर। रेगुलेटरी जीन कौन होता है लैक ऑपेरोन में? आई जीन। नेक्स्ट चलते हैं, द लैक ओपेरोन प्रमोटर एंड ऑपरेटर रेफर्स टू। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है और आ भी सकता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक ओपेरोन में प्रोमोटर एंड ऑपरेटर किसको रेफर करते हैं, यानी कि यहाँ अब ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर। अब देखिए पहले प्रोमोटर के बारे में बताना है अपने को, फिर ऑपरेटर के बारे में। तो क्या रिप्रेसर बाइंड करता है प्रोमोटर से? नहीं, यहाँ तो प्रोमोटर से कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यस। प्रमोटर किसकी बाइंडिंग साइट है? आरएनए पॉलीमरेज की। एंड रिप्रेसर किसकी बाइंडिंग साइट है? ऑपरेटर की। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में रिप्रेसर है, ये भी गलत हो गया, दोनों का ये भी गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर हो गया सेकंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, द बैक्टीरियल एमआरएनए बाइंड टू राइबोसोम्स थ्रू द। बैक्टीरियल एमआरएनए है जो राइबोसोम से किसके थ्रू बाइंड करता है? ये बात चल रही है कहाँ की? ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में क्या होता है? अपना एमआरएनए होता है, वो उससे बाइंड करता है राइबोसोम। कैसे पहचानेंगे आपस में? वहां पे एसडी और एएसडी सीक्वेंस होती है, साइनो डलगर्नो सीक्वेंस होती है ना, उनके अनुसार वो पहचानेंगे। किसमें? अब बैक्टीरिया में पूछ रहा है। अगर यूकेरियोट्स में पूछेगा तो वहां पे क्या होगा? कोजेक सीक्वेंस होंगे। ओके, इसमें देखिए साइनो डलगर्नो सीक्वेंस, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैच द कॉलम। फर्स्ट को सेकंड से कॉलम को मैच करना है। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम में क्या है? जेड जीन है। जेड जीन क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। तो देख लीजिए फर्स्ट में सेकंड जेड वाई, फिर जेड के बाद में आता है वाई जीन, किसको करता है? परमीएज को कोड। ए करता है ट्रांस एसिटिलेज को, और आई का मतलब होता है रिप्रेसर। ठीक है, तो फर्स्ट में सेकंड ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ओनली फोर ऑप्शन है फर्स्ट में सेकंड, तो ये तो सीधा ही आंसर हो गया। वैसे हमने मैच भी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट भी कट जाता है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में मैच करता है, तो आप सीधा अपना टाइम बचाते हुए आगे चल लो। आगे तीन ऑप्शन को फिर मैच करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोलैक्टोज। अभी एक क्वेश्चन भी आया था पीछे, तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज? वैसे एलोलैक्टोज क्या होता है? रियल इंड्यूसर होता है। लैक ओपेरोन में जो इंड्यूसर कौन होता है? एलोलैक्टोज। ओके, तो क्वेश्चन है एलोलैक्टोज इज इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। यस, पहली बात तो सही है कि लैक ओपेरोन का क्या है? ये इंड्यूसर है। इंडक्टिव रिप्रेसर, ये तो गलत है। द लैक्टोज फ्रॉम लैक्टोज द बाइंड विद प्रोडक्ट ऑफ रिप्रेसर एमआरएनए एंड इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। नो नो, इनहिबिट नहीं करता है, ये तो इंड्यूस करता है ना। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द राइबोसोम एक्ट एज कैटलिस्ट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन पेप्टाइड। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा? जब ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन में क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और आपस में बाइंड करेंगे, तो वहां पे क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वहां पे एक एंजाइम काम में आता है, कौन सा होता है वो? 23S राइबोजाइल। ठीक है, किन में आता है वो? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कहाँ देख रहे थे अपन? बैक्टीरिया में। 23S RNA इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट में 28 है, ये गलत हो गया। थर्ड में यूकेरियोट, यूकेरियोट नहीं, हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, अब फिर चल रहे हैं पोलिमराइजेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज। अब पूछा है कि पोलिमराइजेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, पोलिमराइजेशन कैसे होता है? जैसे हमेशा याद रखिएगा कि पोलिमराइजेशन जो होगा 5 to 3 डैश होगा। कैसे होगा? 5 to 3 डैश होगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, और 3 to 5 जो होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लीजिए। 3 to 5 डायरेक्शन ओनली, नो, गलत है। 5 to 3 डायरेक्शन। हमेशा पोलीमराइजेशन कैसे होगा? 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, शायद मैंने भी एक वर्ड गलत बोल दिया, इसको करेक्ट कर लीजिए कि पोलीमराइजेशन कैसे होगा? हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पलेट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क विथ पोलैरिटी 5 to 3 डैश। अब देखिए टेम्पलेट, टेम्पलेट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म विथ पोलैरिटी,
अब टेम्पलेट की बात कर रहा है, ठीक है, टेम्पलेट की बात कर रहा है। टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है, वो कैसा होगा? 5 to 3 days जो टेम्पलेट है उसकी कैसा होगा? वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसे? इसको यहां से समझिए। ये अपना क्या है? डीएनए है। ये 3 to 5 है। 3 to 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? इधर से। ओके, ये 3 to 5 है। ये क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। 3 to 5 जो टेम्पलेट होता है उस पे अपने क्या होता है? कंटिन्यूअस बनता है। क्या बनता है? कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि अपना पोलिमराइजेशन कैसा होता है हमेशा? 5 to 3 डैश में। समझ में आई? 5 to 3 डैश में। तो देखिए, टेम्पलेट अगर 5 to 3 है, टेम्पलेट ये 5 to 3 है, टेम्पलेट 5 to 3 है, तो इसमें पोलिमराइजेशन कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। तो देख लीजिए, 5 to 3 में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और 3 to 5 में कंटिन्यूअस, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्राइमरली रिक्वायर्ड। ट्रांसक्रिप्शन हमें क्यों? ओके, ट्रांसक्रिप्शन प्राइमरली रिक्वायर्ड। ट्रांसक्रिप्शन में हमें प्राइमरली कौन सा जो है, यहाँ पे देखो कुछ आरएनए पॉलीमरेज की दिया, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज दिए गए हैं, तो अपने को ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा पॉलीमरेज चाहिए? तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है अपने को? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। तो यहाँ पे अपने को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसक्रिप्शन में। तो ट्रांसक्रिप्शन में और रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो देख लो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जो इसमें रिक्वायरमेंट होगी। आरएनए डिपेंडेंट नो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं कई बार सेक्शन ए में। जैसे 60 क्वेश्चन होंगे ना गेटवे के फर्स्ट पार्ट में, तो उस पार्ट में ये ऐसे इजी क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो चलो, 94 94 है। टेम्पलेट स्टैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी जैसे पीछे मैंने बताया कि टेम्पलेट स्टैंड कैसे होगा? 3 to 5 होगा। 3 to 5 होगा, वो क्या होगा? कंटिन्यूअस वहां पे बनेगा। 5 to 3 स्टैंड ऑफ डीएनए। जनरली अपन लेते हैं 3 to 5 डीएनए। क्या है? 3 to 5 स्टैंड ऑफ डीएनए। टेम्पलेट कैसा लेते हैं? 3 to 5। ओके। ओके, ये कंटिन्यूअस, ये रेप्लिकेशन में होता है। यहाँ पे जो टेम्पलेट होता है ट्रांसक्रिप्शन में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन की बात पूछे तो हमेशा टेम्पलेट स्ट्रेंथ कैसा होगा? 3 to 5। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट स्ट्रेंथ कैसा होगा? 3 to 5। ओके, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटीआर। अभी जैसे मैंने बताया था, पीछे एक क्वेश्चन आया था, तो यूटीआर क्या थे? अनट्रांसलेटेड रीजन थे। कैसे थे? अनट्रांसलेटेड रीजन थे, जो कहाँ पाए जा रहे थे? स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ एमआरएनए। यस, सही है। इट प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड, यानी कि स्टार्ट कोडोन, बोथ 5' एंड स्टार्ट कोडोन एंड 3' एंड बिफोर स्टॉप कोडोन। नो, बिफोर नहीं, तो ये हो गया गलत। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस दिस। ये सही है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन करना है तो अपने को यूटीआर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है इट इज, इट प्रेजेंट एट बोथ 3' एंड बिफोर स्टार्ट कोडोन। यस, सही है। एंड 3' एंड आफ्टर, आफ्टर नहीं, ये 3' नहीं होगा, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया, तो अपना आंसर हो गया। एक तो फर्स्ट सही है और एक थर्ड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड किस में मैच कर रहे हैं? देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड आ गया, फर्स्ट सेकंड आ गया, फर्स्ट थर्ड, तो फोर्थ गलत आ गया, फर्स्ट और थर्ड। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
गिवन द मोलिकुलर वेट given the molecular weight of glycine is 75, what would the molecular weight of glycine dipeptide? अब देखिए, एक अपने पास है ग्लाइसिन, एक है दूसरा ग्लाइसिन, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बने हैं, इसका 75 है, इसका 75 मोलिकुलर वेट है। अब जब दोनों को जोड़ेंगे, अब अपने को पता है कि जब डाइपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। और वाटर कहाँ से निकलेगा, इन्हीं दोनों में से निकलेगा, ये दोनों बाइंड करेंगे तो दोनों के मोलिकुलर वेट आपस में बाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकलेगा। और वाटर का कितना होता है मोलिकुलर वेट, 18, 18 होता है ना। तो 75 प्लस 75, इसका टोटल हो जाएगा 150। अब 150 तो टोटल बाइंड करेगा, लेकिन वाटर का मोलिक्यूल भी निकलता है तो इसमें तो अपन माइनस कर देंगे 18, तो ये हो जाएगा 132, इसका मोलिकुलर वेट बच जाएगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड का कितना बच जाएगा मोलिकुलर वेट, 132। तो 132 देख लीजिए, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में, थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे, ये तो एक क्वेश्चन दिया है, अब आगे और भी पूछ सकता है कि आपको ट्राई पेप्टाइड दे दिया, ट्राई पेप्टाइड, ठीक है, तो ट्राई पेप्टाइड का कैसे निकालेंगे, इसको समझ लीजिए, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है। अब देख लीजिए, एक आपको दिया, एक दिया, ठीक है, एक में तो कुछ भी वाटर नहीं निकलेगा, तो जितना मोलिकुलर वेट है वैसे तो वो बॉन्ड ही नहीं बनेगा ना, अकेला रहेगा तो सिंगल। अब आपको डाइपेप्टाइड दिया तो आपने बनाया एक बॉन्ड, ठीक है, तो दोनों को जोड़ के -18 कर देंगे अगर डाइपेप्टाइड बना रहा है। ट्राई बना रहा है तो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा, फिर यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा, तो फिर एक बार वापस से 18 माइनस कर देना है, यानी कि 2 बार 18 माइनस कर देना है, 18 2 बार माइनस कर देना है, 18, ठीक है, दो बॉन्ड बने। ऐसे ही अगर चार दे दे तो चार दे देगा टेट्रापेप्टाइड, तो इनमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3, तो कितना कर देंगे, -3 × 18। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि आपको कितने भी दे दे, कितनी भी बड़ी चेन दे दे, तो अगर आपको लीनियर दे रहा है, लीनियर चेन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ हो, तो आप लीनियर चेन बनाना है। और जितने भी आपको क्या दे, एमिनो एसिड दे, ठीक है, आपको मान लीजिए ऐसे बोल ले 5 अमीनो एसिड है आपके पास, या ठीक है 5 अमीनो एसिड है, और ये लीनियर चेन बना रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया, और पूछ रहा है कि ये पेंटापेप्टाइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पेप्टाइड। इनका कुछ मोलिकुलर वेट दे दिया, मान लीजिए कि एक अमीनो एसिड का दे दिया 3, सॉरी 3 नहीं, 13, 13 मोलिकुलर वेट दे दिया, तो 5 का कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। अब 5 है तो देखिए कितने पेप्टाइड बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए ना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बने, तो आपको माइनस कर देना है 4 × 18। ये बात समझ में आई, तो वो जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई होगी। ये सिंपल वे में इसको कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितने आपको अमीनो एसिड दिए उनको सभी को जोड़ लेना है, और 1 माइनस करके 18, 18 से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, दो प्रोसेस होते हैं, ये तीन प्रोसेस होते हैं, इसको देख लीजिए, डीएनए टू डीएनए, एक होता है डीएनए टू एमआरएनए, इससे होता है प्रोटीन। अब देखिए, अगर डीएनए से डीएनए बना रहा है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट में भी आ सकता है और सेकंड में भी, इसको ध्यान से सुनिए। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अब जो यहाँ पे रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए के निर्माण में जो काम में आता है, जो पॉलीमरेज काम में आता है, वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डेंट डीएनए पॉलीमरेज।
ठीक है। उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में काम में आता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो पॉलीमरेज काम में आता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। दोनों के बारे में मैंने बता दिया कि रेप्लिकेशन में कौन से काम में आएगा और ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा काम में आएगा। तो अपने को यहाँ पे पूछा है रेप्लिकेशन में, तो रेप्लिकेशन में आ जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और उसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट में आरएनए डिपेंडेंट नॉट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्टोन आ, हिस्टोन क्या है, हिस्टोन क्या है। अब देखो, हिस्टोन पैकेजिंग आपने पढ़ी होगी, तो उसमें देखा था कि अपने पास कुछ इस प्रकार से डीएनए था, और डीएनए क्या था, नेगेटिवली चार्ज था, क्योंकि फास्फेट था ना, उसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज था। और वो हिस्टोन के साथ में क्या था, पैकेज था। हिस्टोन क्या था, हिस्टोन के साथ में पैकेज था, और हिस्टोन कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। पॉजिटिवली चार्ज किसकी वजह से था, बेसिक अमीनो एसिड की वजह से। और वो कौन से थे, लाइसिन, लाइसिन और आर्जिनिन, ये दो अमीनो एसिड किस में पाए जा रहे थे, हिस्टोन की पैकेजिंग में। हिस्टोन की पैकेजिंग किस में, यूकेरियोट्स की अपन बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में तो पैकेजिंग की व्यवस्था नहीं होती है। ओके, तो ये बात कर रहे हैं अपन यूकेरियोट्स की। और वहां पे क्या होगा, हिस्टोन कैसा होता है, बेसिक होता है, और उसमें अमीनो एसिड कौन से होंगे, लाइसिन और आर्जिनिन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं, हिस्टोन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, सही बात है। एसिडिक नॉट, बेसिक होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक होगा, और किन में, यूकेरियोट्स में। तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, पैकेजिंग किस में होगी, यूकेरियोट्स में होगी। प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग की जैसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ओके, ये ध्यान रखना, वहां पे स्टोन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड्स इन डबल हेलिकल डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं, दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा आपस में बाइंड किए जाते हैं। ठीक है, द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन, किन के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, तो ये होता है नाइट्रोजनी बेस के मध्य। ये आपने देखा होगा, ऐसा कुछ होता है नाइट्रोजनी बेस, फिर इससे शुगर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फास्फेट होता है। ये अपना एक स्ट्रैंड हो जाएगा, सेम इस तरफ भी ऐसा ही एक दूसरा स्ट्रैंड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके मध्य में ना, अपने नाइट्रोजनी बेस के मध्य है। तो अब देख लीजिए नाइट्रोजन बेस इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फास्फेट और शुगर नॉट, नाइट्रोजनी बेस और शुगर नॉट, नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट नॉट, नाइट्रोजनी बेस है, यस। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका अपना सही हो जाएगा। नाइट्रोजनी बेस के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां से एक नया कंसेप्ट और आता है। आपने यहाँ पे पूछा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, अब आगे पूछ सकता है कि जो शुगर और नाइट्रोजन है, उनके मध्य कौन सा बॉन्ड होता है। तो क्या बताओगे यहाँ पे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये किन के मध्य होगा, शुगर और नाइट्रोजनी बेस के मध्य। ओके, अब आपको और भी पूछ सकता है आगे, ग्लाइकोसाइडिक हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब फास्फो एस्टर बॉन्ड होता है, एक डाइएस्टर होता है। ठीक है, वो आप बता ही दोगे कि एक जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, तो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हैं, तो वहां पे एस्टर बॉन्ड का आएगा। ओके, आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टिपिकल न्यूक्लियस यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन्स आर प्रेजेंट, चूज द करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टर फॉर हेटेरोक्रोमेटिन। अब आपको हेटेरोक्रोमेटिन के जो कैरेक्टर्स हैं वो चूज करने हैं, नीचे दिए गए हैं। हेटेरोक्रोमेटिन फर्स्ट में दिया है लूजली पैक्ड, नो। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेटेरो, इसको देख देख लीजिए अच्छे से, नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
हिटेरो, यहाँ पे मैं एक साइड में लिख रहा हूँ हिटेरो, हिटेरो क्रोमेटिन, एक तरफ लिख रहा हूँ यू क्रोमेटिन, ठीक है। तो हिटेरोक्रोमेटिन की पहली विशेषता क्या होती है, ये क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड। यूक्रोमेटिन क्या होता है, लूजली पैक्ड, ठीक है। कहाँ गया, ये क्या होता है, लूजली पैक्ड। अब दूसरा करेक्टर होता है हेटेरोक्रोमेटिन का, ये डेंस है तो डार्क, डार्क स्टेन होगा ये, डार्कली स्टेन्ड, डार्कली स्टेन्ड होगा, ये होगा लाइट स्टेन्ड, ठीक है। थर्ड होगा करेक्टर, जो हेटेरोक्रोमेटिन है उसमें डार्क होगा, डेंसली पैक्ड होगा, डेंसली पैक्ड होगा तो वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, आसानी से नहीं वहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, ये क्या है होगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव। और यूक्रोमेटिन कैसा होता है, एक्टिव। ये बात थी हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की। तो अब आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से, हेटेरोक्रोमेटिन अपने को पूछा है क्वेश्चन में, तो उसके करेक्टर्स हैं वो देख लेंगे और उसको सही मैच कर लेंगे। हेटेरोक्रोमेटिन लूजली होगा, नहीं। डेंसली, सही बात है। लाइट स्टेंड होगा, नहीं। डार्क स्टेंड होगा, सही बात है। इनएक्टिव होगा, यस। एक्टिव नहीं होगा। तो अब देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, 4 और 5, सेकेंड, 4 और 5, ये करेक्टर इसमें आ रहा है फोर्थ ऑप्शन डी में, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो ऐसे नहीं कि बीच में चले जाएं, और इसको अच्छे से समझिए। पूरे क्वेश्चंस हैं तो उनको अच्छे से सोल्व कीजिए। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, और मैं आगे ऐसे ही क्वेश्चन की जो सीरीज है अपनी डायमंड टेस्ट सीरीज, वो चलती रहेगी। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और आप भी इसको अच्छे से शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो कैसा, कौन से टॉपिक पे लेके आना है। कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट आया था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग, कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर मॉल वायो को आप एमसीक्यूज कराओ, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज लाया हूँ, ये नया सेशन लाया हूँ। और आगे जैसे ही आप कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए सबको, जिससे कि आपको यहाँ बेनिफिट होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन गेट बी और सीयूईटी पीजी दोनों में काम आने वाले हैं। तो ठीक है, जुड़े रहिए चैनल से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं फिर। द मैच वेरियस न्यूक्लियस इन द लिस्ट फर्स्ट दियर रेस्पेक्ट फंक्शन। अब देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे एंजाइम दिए गए हैं, उनको उनके फंक्शन के अनुसार सेकंड लिस्ट से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है डीएनए फर्स्ट। अब देखिए डीएनए फर्स्ट क्या करता है, डीएनए फर्स्ट क्या करता है, फिर दिया गया है आरएनएज एच, आरएनएज ए, एस वन न्यूक्लियस। तो देखते हैं। अब देखिए आरएनएज एच है, वो अपने आरडीएनए टेक्नोलॉजी में भी काम में आता है। वहां अपन देखते हैं कि ये क्या करता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड को कट करता है। क्या करता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड को कट करता है। तो जैसे ही मैंने सेकंड को मैच किया, इसमें आ रहा था सेकंड, बी में सेकंड आ रहा था, तो ऑप्शन को देख लेते हैं, अगर कट जाता है तो अपने को सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए बी में सेकंड किस में आ रहा है, बी में सेकंड मात्र एक ऑप्शन फोर्थ में आ रहा है, तो मैं इसको तो राइट कर दूंगा, फोर्थ ऑप्शन को लगा दूंगा। ठीक है, फिर भी मान लीजिए कि आपको ऐसे ना मिले और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि आरएनए एच के बारे में, या फिर और इन तीनों के बारे में, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए फर्स्ट क्या करता है, ये डिग्रेड करता है बोथ सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। और आरएनए ए क्या करता है, ये क्या करता है, ये डिग्रेड करता है सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए को। और न्यूक्लियस एस वन न्यूक्लियस क्या करता है, ये करता है डिग्रेड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। उसके अनुसार अपना आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स ऑफ यू। अब पूछा है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकेरियोट्स में कहाँ होता है। अब देखिए, यहाँ से एक नया कंसेप्ट और निकल के आएगा। पहले तो मैं यूकेरियोट्स की बात करता हूँ। यूकेरियोट्स में क्या होता है कि रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये कहाँ होता है? यूकेरियोट्स में रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन कहाँ होगा? ये होगा साइटोप्लाज्म में। और अगर यही बात पूछ ले आपको, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछ ले, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में ये बात पूछ ली आपको, किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो ये सारा ही प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में। क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस जैसी कोई संरचना नहीं होता, वहां न्यूक्लियोइड होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो ये सारा प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वहां पे किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। जबकि यूकेरियोट्स में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। तो देख लेते हैं, ट्रांसलेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकंड में न्यूक्लियस हो गया गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस कैन एक्ट ए जेनेटिक मार्कर? अब देखिए, जेनेटिक मार्कर आपने खूब पढ़े होंगे। ये वैसे क्वेश्चन आरडीएनए टेक्नोलॉजी का है, यहाँ पे आ गया है। तो इसको देख लेते हैं। जेनेटिक मार्कर्स आपने पढ़े होंगे, VNTR, RAPD, रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, RFLP, रैंडमली रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे क्या हैं? जेनेटिक मार्कर हैं। टिक मार्कर। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं। पहला है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो VNTR तो क्या है? जेनेटिक मार्कर है, जैसे मैंने बताया। लॉन्ग इंटरस्पेस न्यूक्लियर एलिमेंट्स, लाइन, लाइन और साइन क्या है? सेकेंड, थर्ड ऑप्शन में साइन भी दिया गया है। लाइन और साइन क्या है? ये ट्रांसपोजोन है। ट्रांसपोजोन, ये क्या है? ट्रांसपोजोन। ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से देखो, नया क्वेश्चन निकल के आया है। जैसे VNTR, RFPD, RFLP, ये भी नहीं सूचना है मिल गया कि ये भी क्या होते हैं? जेनेटिक मार्कर होते हैं। साथ में पता चला है कि लाइन और साइन क्या होते हैं? ट्रांसपोजोन होते हैं। ट्रांसपोजोन होते हैं। ये लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, ये LTR उसी में होते हैं, ट्रांसपोजोन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथमेटिशियन मिशेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट शो दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज। ये पूछ रहा है कि मैं मेसेल्सन और स्टाल जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को कैसा बताया। वो, तो मेथेल्सन मेसेल्सन और स्टाल ने डीएनए रेप्लिकेशन को कैसा बताया था? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव कैसे? रेप्लिकेशन में अपने पास में क्या हो रहा था? अपने पास में ये डीएनए था। ये क्या था? डीएनए था। ये 3 to 5 स्ट्रैंड था। ये 5 to 3 स्ट्रैंड था। तो अपने पास क्या हो रहा था कि एक स्टैंड पे तो अपने पास कंटिन्यूअसली एक नया बन रहा था। 3 to 5 पे क्या कर रहा था? कंटिन्यूअसली। तो इस पे क्या बन रहा था? डिसकंटिन्यूअसली। ठीक है। So, ये इस पे बन रहा था डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। तो इससे अपने को पता चल रहा था कि एक अपने पास अपन ने टेम्पलेट काम में लिया। एक तो ये टेम्पलेट काम में लिया, और उसके साथ में कौन सा बन गया अपने पास? दूसरा वो साथ में बन गया था। ठीक है। दूसरा उसके साथ में बन गया था। एक के साथ में दूसरा बना, यानी कि आधा तो था और आधा नया बना, तो इसको बोल दिए सेमी कंजर्वेटिव। आधा तो कंजर्व हो रहा था, आधा नया बन गया, तो इसको बोल दिए थे अपन सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसको देख लेते हैं। द प्राइमरी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट रिवर्सिबल ऑफ यूवी इंड्यूस्ड डाइमर्स। अब देखिए, जब इरर्स हो जाती हैं, जब कई बार क्या होता है कि जब डीएनए क्या होता है, डीएनए यूवी रेड। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि द प्राइमरी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ यूवी इंडक्शन।
यू यूवी इंड्यूस्ड जब डाइमर बन जाते हैं, थाइमिडीन के जब डाइमर बन जाते हैं तो उसको कैसे सही करेंगे? तो वहां पे एक डायरेक्ट रिपेयर का एक एंजाइम होता है, डायरेक्ट रिपेयर में आएगा। थाइमिडीन डाइमर्स किस में बनते हैं? जब थाइमिडीन डाइमर किससे बनते हैं? यूवी रेडिएशन जब डीएनए पे आती है तो बन जाते हैं थाइमिडीन डाइमर डाइमर। और उसको कैसे सही किया जाता है? वो किया जाता है डायरेक्ट रिपेयर द्वारा। और डायरेक्ट रिपेयर में भी कौन सा एक एंजाइम आता है यहाँ पे? फोटोलाइज। फोटोलाइज ये एंजाइम काम में आता है, उससे अपन थाइमिडीन डाइमर को पुनः से सही किया दिया जाता है और अपना डीएनए नॉर्मल आ जाता है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? फोटोलाइज। तो देख लीजिए ऑप्शन में ग्लाइकोसाइलेज नॉट फोटोलाइज, तो सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन की सीरीज है वो कौन सी चाहिए वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ताकि जैसे देखिए होता क्या है, अब मैं इसमें टाइम निकाल के आपके लिए क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ के पुराने क्वेश्चन या नए क्वेश्चन लाता हूँ, अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो तो मेरा भी ये ऐसे होता है कि यार कोई रेस्पॉन्स देख नहीं रहा है। तो अगर कोई जेन्युइन एक या दो बच्चे भी अगर रेगुलरली देख रहे हैं तो आप रेस्पॉन्स कीजिए, आपके अकॉर्डिंग ही नया क्वेश्चन का जो है सेशन लाया जाएगा। तो आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए तो इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में जो क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने बताया कि आपके कमेंट के अनुसार होंगे। कमेंट में आप जैसे आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसके अनुसार होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, स्मॉल स्मॉल या बड़ा, तो मैं वो भी आपको एक सेशन बना दूंगा उसका भी एक पूरा। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही।